टुडे वी टॉकिंग अबाउट सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन में सबसे पहले हम बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, पहली बात ये है कि सर्कुलर मोशन में ये जरूरी नहीं है कि हमारा जो पार्टिकल है, जो बॉडी है, वो सर्कुलर पाथ में ही मूव करेगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं होता, पाथ कैसा भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें एंगुलर वेलोसिटी की, तो देखो अगर ये एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, और ये कोई एक पार्टिकल है पी, ठीक है, किसी टाइम पे किसी टाइम ये पार्टिकल पी सर्कल के लॉन्ग मूव कर रहा है, तो हमने ये देखा किसी टाइम पे ये थीटा एंगल, ठीक है, यहाँ से थीटा एंगल चल चुका था। तो जो थीटा एंगल का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? एंगुलर पोजीशन। ठीक है, एंगुलर पोजीशन। अब क्योंकि ये पार्टिकल इस पे मूव कर ही रहा है, तो ये एंगुलर पोजीशन चेंज होगा। तो अगर हम लेते हैं कि ये डेल्टा थीटा एंगुलर पोजीशन में चेंज आया इन टाइम डेल्टा टी, ठीक है, इन टाइम डेल्टा टी, तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन है, उससे हम डिफाइन करते हैं अपनी एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन, ठीक है, इट इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो हेयर ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड, ठीक है, आर मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ओमेगा इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ सर्कल। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन डी थीटा बाई डी टी। उसके अगर हम बात करें रिलेशन बिटवीन लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड, तो लीनियर डिस्टेंस पी पी डैश ट्रेवल्ड बाई द पार्टिकल इन डेल्टा टी टाइम, ये देखो अगर हम लीनियर डिस्टेंस की बात करें पी पी डैश की, तो पी पी डैश ये जो डेल्टा थीटा चेंज हुआ है एंगुलर पोजीशन में, ये डेल्टा टी टाइम में हुआ है। तो पी से पी डैश, ठीक है, जाने में इसको डेल्टा टी टाइम ही लगा होगा। तो ठीक है, तो ये कह रहा है कि लीनियर डिस्टेंस पी पी डैश ट्रेवल्ड बाई द पार्टिकल इन डेल्टा टी टाइम, वो कितना होगा? वो होगा आर डेल्टा थीटा। तो हमारा जो लीनियर डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? आर डेल्टा थीटा। देखो डेल्टा टी टाइम में है, तो डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी इक्वल टू कितना होगा? आर। ठीक है, इसको एज्यूम कर लेते हैं, लेट इट इज द आर। तो डेल्टा एस कितना होगा? आर डेल्टा थीटा। तो यहां से देखो जो रिलेशन आता है लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड में, वो आता है v इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। अब यहाँ पर जो एक चीज देख गौर करने के लिए वो है कि देखो ओमेगा इक्वल टू वी बाई आर, वी बाई आर। ये जो वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। किसके परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर टू आर। ठीक है, तो जो आर की परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, ये वो कंपोनेंट है। तो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू वी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, मैं लिख देता हूं, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू आर, कि आर की परपेंडिकुलर, और डिवाइड बाई आर। ठीक है, जैसे अगर हम एक क्वेश्चन लें, ठीक है, एग्जांपल लेते हैं कि अगर 50 मीटर की हाइट से, ठीक है, एट अ हाइट ऑफ 50 मीटर, अगर हम 50 मीटर की हाइट से यहां से किसी पार्टिकल को अगर हम ड्रॉप करें, ठीक है, अगर हम यहां से किसी पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं, ठीक है, ये पी पार्टिकल है जिसको हमने क्या किया, यहां से ड्रॉप कर दिया। ठीक है, इस पॉइंट से 40 मीटर की डिस्टेंस पे, ठीक है, 40 मीटर की डिस्टेंस पे एक ऑब्जर्वर है। क्या है? ऑब्जर्वर है। तो अगर कोई आपसे कहे कि आपको बताना है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर आफ्टर t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो कितना होगा? तो देखो 2 सेकेंड में ये कितना नीचे आ चुका होगा? ठीक है, 2 सेकेंड में ये कितना नीचे आ चुका होगा? तो इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन कितना होगा? g। ठीक है, तो कितना आ गया होगा? h हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0, तो हाफ 10 इंटू टी स्क्वायर। तो ये कितना नीचे आ गया होगा? 20 मीटर। मतलब अब पार्टिकल कहीं यहां पर होगा, ठीक है, यहां पर कहीं,
और कितने हाइट पर अब ये होगा 30 मीटर की हाइट पे। और इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी वेलोसिटी होगी जीटी, कितनी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहां इस समय इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। अब आप देखो, अगर मैं ऑब्जर्वर और पार्टिकल को, ये क्या है, ये आर है, ये 40, ये 30, तो आर कितना हो गया 50। ठीक है, आर कितना हो गया 50, और यहां पर ये वेलोसिटी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड। ये 30, ये 40, तो ये एंगल कितना है 37 डिग्री, ये एंगल कितना है 53 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर मुझे वेलोसिटी के देखो दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 20 cos 53। ठीक है, 20 cos 53 12 मीटर पर सेकेंड। एक होगा इसके परपेंडिकुलर, वो कितना होगा 20 sin 53। ठीक है, 16 मीटर पर सेकेंड। तो जो ओमेगा होगा पार्टिकल का विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, वो कितना होगा v परपेंडिकुलर और डिवाइड बाई r। तो परपेंडिकुलर क्या है, r के परपेंडिकुलर वेलोसिटी कितनी है, ये 16, तो 16, और r कितना है 50, इतना रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। यहां पर मान लो कि ऑब्जर्वर है, ठीक है, और यहां पर क्या है पार्टिकल है। ऑब्जर्वर और पार्टिकल के बीच की दूरी हमको दे रखी है कितनी, लेट 20 मीटर। ठीक है, अब हमने क्या किया कि पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया एट एन वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और एंगल कितना है लेट 53 डिग्री। ठीक है, और जो ऑब्जर्वर है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये जो वर्टिकल एंगल है, ये एंगल है 37 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। ठीक है, ये कितना होगा, अगर आप इसके कंपोनेंट करो तो एक तो इस डायरेक्शन में आएगा 10 cos 53। ठीक है, तो 10 cos 53 करो कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और एक कहाँ आएगा, एक आएगा आपके पास वर्टिकल डायरेक्शन में, ये कितना आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसी प्रकार अगर इसके कंपोनेंट करो तो एक तो इस डायरेक्शन में आएगा 5 cos 53, तो 5 cos 37, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। और इस डायरेक्शन आपके पास आ जाएगा 5 sin 37, तो इधर कितना आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 मीटर पर सेकेंड। अब अगर आप बात कर रहे हो एंगुलर वेलोसिटी या पार्टिकल पी विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो वो आपका कितना हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, वो हो जाएगा v परपेंडिकुलर रिलेटिव। ठीक है, v परपेंडिकुलर रिलेटिव, और डिवाइड बाई आपके पास क्या आ जाएगा डिस्टेंस इनके बीच का। ठीक है, r। तो यहां से अगर आप देखो तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल पी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, अगर आप v रिलेटिव का बात करो तो आप क्या लिखोगे, अगर मैं यहाँ पर v परपेंडिकुलर रिलेटिव की बात करूं, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे v परपेंडिकुलर रिलेटिव की बात करूं, आप देखो अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो तो ये हो जाएगा 8 माइनस ऑफ माइनस हो। ठीक है, और डिवाइड बाय इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 20। तो यहां से जो एंगुलर वेलोसिटी या पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर आ जाएगा, वो कितना आपके पास आ जाएगा 12 डिवाइड बाई 20 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा अब एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मान लो मैंने क्या किया कि एक प्रोजेक्टाइल को हमने प्रोजेक्ट किया, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी है मान लो 10√2 मीटर पर सेकेंड। कितनी है 10√2 मीटर पर सेकेंड, और ये एंगल उसने आपको दे रखा है 45 डिग्री। ठीक है, आपने इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया और आपका ऑब्जर्वर भी यहीं पर है। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है कि एंगुलर वेलोसिटी या पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ठीक है, when particle at highest point। ठीक है, when particle at highest point। ठीक है, when particle at highest point। ठीक है, तो यहां पर देखो मुझे पता है कि ये क्या करने वाला है, ये करने वाला है प्रोजेक्टाइल, करने वाला है प्रोजेक्टाइल, तो ये ऐसा कुछ प्रोजेक्टाइल करेगा। ठीक है, ये इसकी मैक्सिमम हाइट होगी जब पार्टिकल यहां पर होगा।
ठीक है, जब पार्टिकल यहाँ पर होगा। ठीक है, अच्छा, तो अगर आप यहाँ पर देखो तो इसके पास केवल और केवल एक ही वेलोसिटी होगी जो कि इस डायरेक्शन में होगी, वो भी इसकी जो इनिशियली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी है जो कि आपको होगी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। तो एट द टॉप मोस्ट ऑफ द पॉइंट इसके पास केवल और केवल इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी 10 मीटर पर सेकंड, और एट द हाईएस्ट पॉइंट आपको पता है कि इसके पास वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। और इनिशियली अगर आप देखो तो इसके पास वर्टिकल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, तो वो थी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब आप यहां पर देखो ये इसके पास है मैक्सिमम हाइट जिसको आप बोलोगे एच मैक्स। ठीक है, और यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस है r/2। मैं ये क्यों बोल रहा हूं कि आपका r क्या होगा, आप सोचो, जब आप r की बात करोगे तो r आपका ये आने वाला है जब आप इस पॉइंट को यहां से, क्योंकि आपका ऑब्जर्वर यहां पर है और आपका पार्टिकल यहां पर पहुंच गया है, तो इट इज द r। ठीक है, ये आपका क्या आएगा, तो ये आपका आने वाला है r। ठीक है, ये आपका क्या आने वाला है, r आने वाला है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं एच मैक्सिमम की यहां पर बात करूं तो एच मैक्सिमम आपका कितना आने वाला है, ये आएगा u/y² और डिवाइड बाई 2g। ठीक है, तो यहां से आपके पास आ जाएगा 100 और डिवाइड बाई 20, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 5 मीटर। तो एच मैक्सिमम आपके पास कितना आ गया, 5 मीटर। और ये ठीक, इट इज r/2 नॉट r। ठीक है, तो अगर आप इसकी बात करो r/2 की, तो आपका रेंज क्या होता है, आपका रेंज होता है u/y²। ठीक है, और इनटू का सॉरी u/y² नहीं, इट इज द, ठीक है, और अगर आप रेंज की बात करो तो रेंज आपका क्या होता है, रेंज आपका होता है u² sin 2θ/g। ठीक है, तो यहां से अगर आप करो, ठीक है, आपको निकालना है r/2 साइन थीटा, थीटा कितना है 45 डिग्री, साइन 2 थीटा हो जाएगा 90, यू स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा 10√2 का स्क्वायर, तो ये आपके पास हो जाएगा 100 इंटू 2 और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 2 और इंटू का जी, तो ये आपके पास कितना आ जाने वाला है 10 मीटर आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखो ये एंगल आपको पता चल जाएगा थीटा, तो ये एंगल भी कितना होगा थीटा, तो इस आर की जो परपेंडिकुलर वेलोसिटी आएगी वो कुछ ये आने वाली है, इट इज ए वी परपेंडिकुलर, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 10 साइन थीटा। ठीक है, 10 साइन थीटा, तो आपका जो आंसर होगा, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, वो आपका हो जाएगा 10 साइन थीटा। ठीक है, वी परपेंडिकुलर और डिवाइड बाई आर, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस आपके पास हो जाने वाला है √5 का स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर। ठीक है, 10 साइन था अपन √5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर एंड थीटा आप यहाँ फाइंड आउट कर सकते हो। अगर मैं tan थीटा की बात करूँ तो tan थीटा आपके पास आ जाएगा 1/2, तो आप यहाँ से साइन थीटा निकाल लेना। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन की। ठीक है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या बोल रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज कॉल्ड द एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर एक्सेलरेशन, और मुझे पता है कि ओमेगा कितना होता है, ओमेगा इज d θ/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन। तो d θ/dt रखेंगे तो इसको एंगुलर एक्सेलरेशन को हम d2θ/dt² भी लिख सकते हैं। ठीक है, और इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, एक बात और कि ओमेगा का हमने क्या बोला कि ओमेगा होता है d θ/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजीशन विद, ठीक है, अगर मुझे n दिया हो, क्या दिया हो, n क्या होता है, रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, अगर मुझे रेवोल्यूशन पर मिनट दिया हो तो हम एंगुलर वेलोसिटी लिखते हैं 2πn/60, इतना रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अगर कभी भी रेवोल्यूशन पर मिनट दिया हो तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, 2πn/60। ठीक है, देखो अब कह रहा है कि इन सर्कुलर मोशन लीनियर स्पीड ऑफ द पार्टिकल मे आर मे नॉट बी कांस्टेंट बट डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी कंटिन्यूअसली कीप्स ऑन चेंजिंग, सो वेलोसिटी इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, देयरफॉर एक्सेलरेशन कैन नॉट बी जीरो, बट ऑफ कोर्स वी कैन रिजॉल्व द लीनियर एक्सेलरेशन इनटू 2 कंपोनेंट। तो सर्कुलर मोशन में हमेशा एक्सेलरेशन के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है टेंजेंशियल, ठीक है, टेंजेंशियल, और एक होता है रेडियल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, हम बात करते हैं एक करके। अगर हम, ठीक है, द कंपोनेंट ऑफ लीनियर एक्सेलरेशन इन टेंजेंशियल डायरेक्शन इज कॉल्ड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल है लीनियर स्पीड में चेंज करने के लिए। ठीक है, द कंपोनेंट, ठीक
ठीक है। द कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन द लीनियर स्पीड, इसका मतलब कि जो ए टेंजेंशियल होता है वो होती है dv बाई dt। क्या होता है? dv बाई dt, ठीक है, dv बाई dt। अच्छा अब देखो, ठीक है, ए टेंजेंशियल कितना होगा? dv बाई dt। अच्छा v इक्वल टू क्या होता है? v इक्वल टू होता है r इंटू ओमेगा, ठीक है। v इक्वल टू क्या होता है? r इंटू ओमेगा। तो अगर आप यहां पे पुट करो ए टेंजेंशियल इक्वल टू डी आर इंटू ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाई डी टी, तो r तो कांस्टेंट है, ये तो डिस्टेंस है, तो ये तो बाहर आ जाएगा, तो r डी ओमेगा बाई डी टी। और अभी हमने देखा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इट इज नथिंग बट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो ए टेंजेंशियल को और हम क्या लिख सकते हैं? r इंटू अल्फा, ठीक है। द कंपोनेंट ऑफ द लीनियर एक्सेलरेशन इन रेडियल डायरेक्शन, ठीक है, टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। तो जो रेडियल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है उसकी डायरेक्शन किधर होती है? टूवर्ड्स द सेंटर, ठीक है, ये हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। दिस कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल था लीनियर स्पीड में चेंज करने के लिए, और रेडियल या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। सो दिस कंपोनेंट कैन नेवर बी जीरो, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है सर्कुलर मोशन में, लेकिन रेडियल या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कभी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसकी लीनियर स्पीड, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा क्या होगा? चेंज होगा। और लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज करने का कारण क्या है? रेडियल या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इसीलिए एक सर्कुलर मोशन में कभी भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकता है, एज द डायरेक्शन कंटिन्यूअसली कीप ऑन चेंजिंग, ठीक है। तो जो ए रेडियल होता है, ए रेडियल होता है v स्क्वायर बाई आर, ठीक है। और अगर हम v को r इंटू ओमेगा लिख दें तो ये कितना हो जाएगा? देखो r इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो रेडियल को हम v स्क्वायर बाई आर भी लिख सकते हैं और r इंटू ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल लेकर है कि द स्पीड ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर, ठीक है, एंड वेलोसिटी इज वेरीज विद टाइम, v इक्वल टू टी स्क्वायर वेयर t इन सेकेंड एंड वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड, फाइंड द रेडियल टेंजेंशियल एंड नेट एक्सेलरेशन, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो वेलोसिटी कितना दिया है? टी स्क्वायर, ठीक है। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, ठीक है, t इक्वल 2 सेकेंड पे जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? 4 मीटर पर सेकेंड। तो बोलो रेडियल एक्सेलरेशन कितना होगा? रेडियल एक्सेलरेशन होगा v स्क्वायर बाई आर, ठीक है, v स्क्वायर बाई आर मतलब 16 और रेडियस 2, तो a रेडियल कितना आ गया? 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ए टेंजेंशियल क्या होता है? टेंजेंशियल होता है dv बाई dt, कितना हो गया ये? dv बाई dt 2t, और कितना t इक्वल कितने पर पूछ रहा है? t इक्वल 2 सेकेंड पे, तो t इक्वल 2 सेकेंड पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो a नेट कितना हो जाएगा? a नेट हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ, ठीक है, a टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस a रेडियल स्क्वायर, टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन विच वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी आर कांस्टेंट, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट अगर है इसका सीधा सा मतलब है कि लीनियर स्पीड में चेंज कौन करता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसका मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होगा। अगर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना होता है? r इंटू अल्फा। अगर ए टेंजेंशियल जीरो है तो अल्फा भी जीरो होगा, ठीक है। मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो होगा और एंगुलर एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है तो हम कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो यही कह रहा है देखो
यहाँ पर रेडियल एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर है, ठीक है, और ये क्या है, लीनियर वेलोसिटी है, और इस केस में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 होगा, और अल्फा भी क्या होगा, 0 होगा, तो एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होगी, कांस्टेंट होगी, ठीक है। एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन इन विच वेलोसिटी एंड ओमेगा आर इंक्रीजिंग, ठीक है, एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन इन विच वेलोसिटी एंड ओमेगा आर इंक्रीजिंग, ठीक है। अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है समय के साथ, इसका मतलब कि ए टेंजेंशियल मेरा क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, और अगर ओमेगा भी इंक्रीज कर रहा है तो ऑफकोर्स मेरा जो एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा, वो भी ग्रेटर देन 0 होगा। तो इस केस पे मेरे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी है और मेरे पास क्या है, रेडियल एक्सेलरेशन भी है। तो जो ए नेट होगा, ठीक है, इस केस में तो नेट एक्सेलरेशन कितना था, इस केस में जो नेट एक्सेलरेशन था वो ए रेडियल के बराबर था, क्योंकि केवल रेडियल एक्सेलरेशन थी, और रेडियल एक्सेलरेशन कितना होगा, v²/r। लेकिन इस केस में ए नेट कितना होगा, अंडर द रूट ऑफ ए टेंजेंशियल स्क्वायर और प्लस ए रेडियल स्क्वायर, ठीक है। और ये थीटा कितना होगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ए रेडियल अपॉन ए टेंजेंशियल, ठीक है। हम बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम डिनोट करते हैं RC, ठीक है। देखो अगर कोई एक ऐसा कोई पाथ है, तो यहां पर देखने में क्या लग रहा है कि यहां पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होगा और यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होगा, ठीक है, ठीक है। यहां पर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है और यहां पर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। इससे एक चीज समझ में आता है कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना ज्यादा टर्न होगा, ठीक है, जितना ज्यादा राउंड होगा, देखो जितना ज्यादा घुमाव आएगा उतना कम रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी। इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू घुमाव, मतलब कितना ज्यादा टर्न हो रहा है, ठीक है, जितना कम टर्न होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर उतना ही ज्यादा होगी, ठीक है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो फार्मूला है रेडियस ऑफ कर्वेचर वो होता है v², ठीक है, v² और डिवाइड बाई ए परपेंडिकुलर, ठीक है, ए परपेंडिकुलर। एक्सेलरेशन कौन सा कंपोनेंट, जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, ठीक है, जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो। इसको ऐसे मत लिख देना v परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन ए, नहीं ये गलत है, ठीक है। v² अपॉन ए परपेंडिकुलर, कंपोनेंट ऑफ द एक्सेलरेशन विच इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा मान लो एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने क्या किया, एक पार्टिकल को, ठीक है, एक पार्टिकल को हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं एट वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, उसकी वेलोसिटी है, ठीक है, और ये एंगल हम ले लेते हैं कितना 53 डिग्री। तो हमसे पूछ रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर बताओ आफ्टर t इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है, 1 सेकेंड बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा। तो ये देखो ये पार्टिकल प्रोजेक्टाइल करेगा, ठीक है, और इसका जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, v cos 53 मतलब कितना हो जाएगा, ये 30 मीटर पर सेकेंड। और जो इसकी वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, वो होगी 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमको पता है t इक्वल टू 1 सेकेंड बाद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी में तो कोई भी चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है, क्योंकि इट विल बी रिमेन सेम ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। चेंज किस में आएगा, इस वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी में, ठीक है। देखो तो t इक्वल टू 1 सेकेंड बाद जो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी, 40 माइनस gt, कितनी हो जाएगी, ये 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, ठीक है, इसको भी हटाते हूं, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे कहीं यहां पर है, ठीक है, और इस समय इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है वेलोसिटी तो 30 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी, ठीक है, ठीक है, और इसकी जो वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो भी कितनी हो गई, 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब इसका जो नेट वेलोसिटी है v नेट, जो कि कुछ इस डायरेक्शन में आएगी, वो कितनी है, वो होगी 30√2, ठीक है। अब देखो अच्छा यहां पर g
ठीक है, जी तो हमेशा डाउनवर्ड रिएक्ट करेगा, ये है नेट एक्सेलरेशन जी। ठीक है, अच्छा मुझे कौन सा कंपोनेंट चाहिए, मुझे चाहिए वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट। ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर देखो ये कंपोनेंट चाहिए। अच्छा ये एंगल कितना है, ये एंगल है 45 डिग्री। अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री। तो ये कंपोनेंट कितना है जी कॉस 45 मतलब जी बाई रूट 2। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ गया देखो, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ गया 30√2 स्क्वायर और डिवाइड बाई कितना जी बाई रूट 2। मान लेते हैं हमने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया यहां से। ठीक है, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया 45 डिग्री पे। ठीक है, विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10√2 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे क्या पूछ रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट हाईएस्ट पॉइंट। देखो ये पार्टिकल क्या करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। ठीक है, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा और ये हाईएस्ट पॉइंट है। इस समय इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, केवल और केवल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, कितनी होगी 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इस समय देखो जी डाउनवर्ड रिएक्ट करेगा और ये देखो तो नेट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही है, क्योंकि एट द टॉप मोस्ट पॉइंट इन प्रोजेक्टाइल मोशन द नेट वेलोसिटी ओनली इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन v cos 45 सॉरी v cos थीटा। तो v cos थीटा यहाँ पर कितना है 10 मीटर पर सेकेंड ही तो है, और वर्टिकल डायरेक्शन की वेलोसिटी भी इनिशियली तो 10 मीटर पर सेकेंड है, बट एट द टॉप मोस्ट पॉइंट वो कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होती है 0। तो एट द हाईएस्ट पॉइंट अगर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर देखें तो कितना हो जाएगा 10 स्क्वायर और डिवाइड बाई ए परपेंडिकुलर। ठीक है, ए परपेंडिकुलर कितना है जी के बराबर ही है। अच्छा अगर मान लो मुझे v वेक्टर दिया हो, ठीक है v वेक्टर कुछ दिया हो, मान लो कि a आई कैप, ठीक है प्लस b जे कैप। ठीक है, और मुझे एक्सेलरेशन भी दे रखा है, एक्सेलरेशन मान लो दिया है c आई कैप प्लस d जे कैप, और आपसे पूछे रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दैट इंस्टेंट। तो मुझे पता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है v स्क्वायर अपान ए परपेंडिकुलर। तो v स्क्वायर तो पता है, ठीक है v स्क्वायर तो पता है, v स्क्वायर कितना है, v स्क्वायर है a स्क्वायर, ठीक है v स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, a परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा, मुझे a नेट भी पता है। ठीक है, a नेट भी पता है, a नेट का स्क्वायर, a नेट का स्क्वायर कितना है c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ठीक है, अगर कहीं से मुझे पैरेलल कंपोनेंट मिल जाए एक्सेलरेशन का तो परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं। ठीक है, ए परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा ए नेट स्क्वायर और माइनस ए पैरेलल स्क्वायर। ठीक है, तो याद रखना कि ए पैरेलल इक्वल टू होता है ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर अपान मॉड वी वेक्टर। ठीक है, तो यहां से हम ए पैरेलल निकाल लेंगे, यहां से परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, वेलोसिटी मुझे पता है। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हम इस इंस्टेंट पर निकाल सकते हैं v स्क्वायर अपान ए परपेंडिकुलर। अब देखो बात करते हैं डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस क्या होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा बेसिक देखते हैं कि जैसे देखो इन सर्कुलर मोशन, ठीक है आर मोशन अलोंग एनी कर्व्ड पाथ। ठीक है, न्यूटन लॉ इज अप्लाइड इन two perpendicular directions, one along the tangent and other perpendicular to it, that is the towards the center. ठीक है, the component of the net force toward the center is called the centripetal force, the component of net force along the tangent is called the tangential force. ठीक है, ठीक है, जैसे मानो कि ये यहाँ से हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग की सहायता से, ठीक है एक स्ट्रिंग की सहायता से हमने एक मास को यहाँ से कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, अच्छा और मान लो कि ये जो आप मेरा पार्टिकल है ना, ये जो पार्टिकल है एम मास का, अगर ये सर्कुलर मतलब कि सर्कुलर पाथ में अगर ये रोटेट कर रहा होगा, ठीक है अगर ये सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा होगा, ठीक है अगर ये मान लेते हैं अगर ये सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, ठीक है तो यहाँ पर क्या होगा कि इसके पास एक टेंजेंस, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी v। ठीक है, क्या होगी, एक वेलोसिटी होगी v। ठीक है, अच्छा और क्या होगा कि अगर आपने इसको स्ट्रिंग से ज्वाइन कर रखा है तो इस स्ट्रिंग में एक टेंशन आएगा T।
क्या आएगा, टेंशन आएगा टी। ठीक है, अच्छा मान लो हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया एफ, ठीक है, हमने एक एक्सटर्नल फोर्स क्या लगा दिया, एफ लगा दिया। तो ये एफ क्या करेगा, ये एफ लाएगा आपके पास एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एटी। ठीक है, और इस टेंशन की वजह से क्या होगा, ये टेंशन लाएगा एक रेडियल एक्सेलरेशन ए आर। क्या लाएगा, एक रेडियल एक्सेलरेशन लाएगा ए आर। ठीक है, तो अगर आप इस बॉडी को देखो, ठीक है, अगर आप इस एम मास की बॉडी को देखो तो इस पे दो फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, इस पे लग रहे हैं दो फोर्स। ठीक है, एक तो लग रहा है इसके टूवर्ड्स द सेंटर, जिसको मैं बोल दे रहा हूं टी। ठीक है, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, टी। ठीक है, और एक लग रहा है बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर इन द टेंजेंशियल डायरेक्शन। ठीक है, जिसको मैं बोल दे रहा हूं एफ टी। क्या बोल दे रहा हूं, एफ टी। ठीक है, अच्छा ये जो टेंशन होगा टी, ठीक है, ये जो टेंशन होगा टी, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, आप कहोगे ये बराबर होगा मास और इंटू ए रेडियल के। ठीक है, मास इंटू ए रेडियल के। अच्छा ठीक है, मास इंटू ए रेडियल। ठीक है, और ये जो आपका टेंजेंशियल फोर्स है एफ टी, ठीक है, ये जो आपका टेंजेंशियल फोर्स है एफ टी, जो आपके पास एक्सेलरेशन ला रहा है ए टेंजेंशियल, उस वो किसके बराबर होगा, तो आप कहोगे ये बराबर होगा एम इंटू ए टेंजेंशियल। किसके बराबर होगा, एम इंटू ए टेंजेंशियल की। और आपका जो रेडियल एक्सेलरेशन है, आपका जो रेडियल एक्सेलरेशन है वो बराबर होगा वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, या फिर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो मैं इसको लिख सकता हूं एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर और इक्वल टू एम इंटू वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर। ठीक है, तो ये जो फोर्स है ना, ये जो फोर्स है इसी को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, मतलब दिस इज द फोर्स, ये फोर्स जरूरत है, नेसेसरी है फॉर द बॉडी टू मूव इन द सर्कुलर पाथ। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड फोर्स। ठीक है, दिस इज द नेसेसरी फोर्स, नॉट रिक्वायर्ड फोर्स, दिस इज द नेसेसरी फोर्स ऑन द बॉडी एम फॉर विच दिस बॉडी इज मूव इन द सर्कुलर पाथ। ठीक है, मूव इन द सर्कुलर पाथ। ठीक है, अच्छा इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स। इट इज नॉट द नेट फोर्स ऑन द बॉडी, ये बॉडी पर नेट फोर्स नहीं है। ठीक है, बॉडी पर जो नेट फोर्स है तो वो इन दोनों का रिजल्टेंट है। ठीक है, इट इज द नेट फोर्स ऑन द बॉडी, इट इज द एफ नेट। इट इज द एफ नेट, इट इज द नेट फोर्स। तो याद रखना, सेंट्रीपिटल फोर्स इट इज नॉट द नेट फोर्स ऑन द बॉडी, इट इज द फोर्स विच इज नेसेसरी टू मूव द बॉडी इन सर्कुलर पाथ। ठीक है, क्योंकि आपके इस बॉडी को सर्कुलर पाथ में रोटेट कराने के लिए कौन सा एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल है, आपका रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, जो टूवर्ड्स द सेंटर लगेगा, इट इज द एक्सेलरेशन जो कि इस बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होती है सर्कुलर पाथ में रोटेट कराने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए इसकी इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इस रेडियल एक्सेलरेशन की वजह से जो फोर्स आता है, दिस फोर्स इज नेसेसरी, ठीक है, टू मूव दिस बॉडी इन द सर्कुलर पाथ, और इसको ही हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, और यहां पर देखो इसने बोल रखा है सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, एम ओमेगा स्क्वायर या फिर एम वी स्क्वायर बाई आर, और एफ टी क्या होगा, एम इंटू ए टेंजेंशियल। ए टेंजेंशियल को आप क्या लिख सकते हो, डीवी बाई डी टी। ठीक है, तो एट आइए हमने पहले बात कर ली है। ठीक है, कि आपका जो ए टेंजेंशियल होता है वो अल्फा इंटू आर होता है, वेयर अल्फा इज द एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा और अगर हम बात करें, ठीक है, अच्छा वही लिखा गया है सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, कंसेप्ट क्या है, दिस इज नेसेसरी रिजल्टेंट फोर्स टुवर्ड द सेंटर इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर और एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अ बॉडी मूविंग विथ कॉन्स्टेंट स्पीड is in circle is not in equilibrium. A body moving with constant speed in a circle is not in equilibrium. ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि it should be remembered that in the absence of the centripetal force the body will move in a straight line with constant speed. ठीक है, जो मैंने बोला था कि this is the necessary force on the body to move in the circular path. ठीक है, सर्कुलर पाथ में बॉडी को रोटेट कराने के लिए, घुमाने के लिए ये फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर ये फोर्स आपके बॉडी पर नहीं लग रहा है तो आपकी जो बॉडी होगी वो स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी, न कि किस में मूव करेगी, सर्कुलर पाथ में मूव करेगी। ठीक है, एंड इट इज नॉट अ न्यू काइंड ऑफ फोर्स विच एक्ट ऑन द बॉडी, इन फैक्ट एनी फोर्स विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर में प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है,
अच्छा, और अगर हम बात करें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में, तो देखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है ना, कि जैसे अगर आप, ठीक है, जो पहले एग्जांपल लिए थे अगर हम उसके बारे में बात करें, अभी हमने ये लिया था कि ये मेरी बॉडी है, ठीक है, ये मेरी बॉडी है जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, ठीक है, जो कि सर्कुलर पाथ में क्या कर रही थी, मूव कर रही थी, ठीक है, ये इसका इस डायरेक्शन में था सेंटर, ठीक है, ये आपका क्या था, टेंशन लग रहा था टी, और इसकी वेलोसिटी थी कितनी, वी, ठीक है। अच्छा, और इस पे हमने एक एफ फोर्स लगा रखा था, एफ टेंजेंशियल, जो कि इसको दे रहा था टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एटी, ठीक है, और इस टेंशन की वजह से इसके पास एक रेडियल मतलब कि टूवर्ड्स द सेंटर एक एक्सेलरेशन था, रेडियल एक्सेलरेशन बोलो या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलो, ठीक है। अब अगर आप सोचो, अगर मैं एक ऑब्जर्वर को इसी पर बैठा दूं, ठीक है, अगर आप एक ऑब्जर्वर को इसी पर बैठा दो तो इस ऑब्जर्वर के लिए तो ये मास रेस्ट पर है ना, इस ऑब्जर्वर के लिए ये किस पे है, रेस्ट पर है, ठीक है, लेकिन अगर कोई आदमी ग्राउंड फ्रेम से देख रहा होगा तो उसके लिए रेस्ट पर नहीं है, ठीक है, अगर कोई आदमी ग्राउंड फ्रेम से देख रहा होगा तो उसके लिए बॉडी रेस्ट पर है क्या, नहीं। लेकिन अगर इस ऑब्जर्वर के लिए सोचो, जो आपने उसको इसी के फ्रेम में ले लिया, मतलब आपने उसको इसी मास पर ही बैठा दिया, तो उसके लिए ये बॉडी मूव नहीं कर रही है, ठीक है। अच्छा, तो अब आप सोचो, इट इज बिकम्स अ नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये एक नॉन इनर्शियल फ्रेम बन गया, ठीक है, ये क्या बन गया, एक नॉन इनर्शियल फ्रेम बन गया। और सोचो नॉन इनर्शियल फ्रेम में क्या लगता है, स्यूडो फोर्स, तो इस केस में क्या होगा, इस बॉडी पे अगर इसका सोचो, ये जो आपने ऑब्जर्वर बैठा है उसके पास एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में, आप तो कहोगे उसके पास भी एक्सेलरेशन इसी डायरेक्शन में है, ए रेडियल, तो इसकी वजह से इस बॉडी पर स्यूडो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, कितना लगेगा, आप कहोगे एम इंटू ए रेडियल, ठीक है, दैट इज इक्वल टू एम इंटू वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, या फिर अगर आप इसको ही आप क्या बोलते हो, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ठीक है, इट इज द रेडियस, दिस इज द आर, ठीक है, दिस इज द आर, ठीक है। अच्छा, तो ये आई थिंक समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है। तो ये बोला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इट इज द फिस्टिशियस फोर्स, मतलब इट इज द इमेजिनरी फोर्स, इट इज नॉट द रियल फोर्स which has to be applied as a concept only in rotating frame of reference to apply Newton law of motion in that frame, and the magnitude of the centripetal force is equal to mv square by r, ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, या फिर आप ये किसके बराबर होगा, एम ओमेगा स्क्वायर बाई आर के, ठीक है, या फिर ये किसके बराबर होगा, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर की, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर यही, ठीक है, जैसे यहाँ पर तो मैंने क्या बनाया, एफवीडी, जैसे यहाँ पर जो एग्जांपल दे रखा है, ठीक है, ये एक बॉल है, ठीक है, इसको आपने स्ट्रिंग की सहायता से यहाँ पर कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, और अगर आपने इसको यहाँ से ओमेगा से अगर आपने इसको रोटेट करा दिया तो ये एक सर्कुलर पाथ में रोटेट करेगी, मतलब कि अगर ये सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है, ठीक है, अगर ये सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रही है, तो आप ये सोचो, ये बोल रहा है कि एफवीडी ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम रोटेटिंग विद द बॉल, अगर आप इसी के फ्रेम में चले जाओ, ठीक है, अगर आप इसी के फ्रेम में चले जाओ, अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में चले जाओ, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में आपकी ये जो बॉल है ये मूव नहीं कर रही होगी, उसके रिस्पेक्ट में ये बॉल रेस्ट पर होगी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस पे एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, जिसको आप बोल रहे हो एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, दैट विल द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, और इस पे लग रहा है एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्या लग रहा है, एम जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो अगर आप इसको बोलो आर, ठीक है, अगर ये डिस्टेंस है आपकी आर, तो यहां से आपको क्या चीज समझ में आती है, ठीक है, यहां से आपको एक समझ में आती है कि जो आर है, इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, पहली बार इट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। और अगर आप इसके डायरेक्शन की बात करोगे, ठीक है, अगर मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के डायरेक्शन की बात करूं तो ये लगेगा अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है, या फिर आप बोल दो अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन,
ठीक है, या फिर आप क्या बोल रहे हो, सेंटर, मतलब ये सेंटर से अवे लगेगा, इस डायरेक्शन लगेगा, अवे फ्रॉम द सेंटर या फिर अवे फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो ये सबसे पहली बात डिफरेंस है सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स में। ठीक है, अच्छा, जैसे अगर मैं यहीं पर बात करूं, ठीक है, जैसे आपके पास ये जो बॉडी थी एम मास की, ठीक है, इस पे एक इस डायरेक्शन में क्या लग रहा था, एफ टेंजेंशियल लग रहा था, क्या लग रहा था, एफ टेंजेंशियल लग रहा था, और इस डायरेक्शन में क्या लग रहा था, तो इस डायरेक्शन में लग रहा था टेंशन टी, क्या लग रहा था, टेंशन टी। ठीक है, तो इसकी वजह से जो रेडियल एक्सेलरेशन थी, अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाके सोचते, ठीक है, अगर आप देखो ना, आपके पास क्या था, इसके पास दो एक्सेलरेशन था, एक तो इस डायरेक्शन में था ए टेंजेंशियल और एक इस डायरेक्शन में क्या था, ए रेडियल। ठीक है, तो अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाके सोचो तो इस पे लगेगा स्यूडो फोर्स, एक तो लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, जो कि बराबर होगा m इंटू ए रेडियल के, और एक लगेगा इस डायरेक्शन में जो कि किसके बराबर होगा, m इंटू ए टेंजेंशियल के, किसके बराबर होगा, m इंटू ए टेंजेंशियल के। ठीक है, ठीक है, f इट इज द f टेंजेंशियल, ठीक है, इट इज द f टेंजेंशियल, इट इज द इक्वल टू m इंटू ए टेंजेंशियल। बस आप एक चीज याद रखना, ठीक है, कि आप कभी भी ऐसे प्रॉब्लम में क्या करना, जब भी आपको रेडियल डायरेक्शन में सोचना हो फोर्स के बारे में, ठीक है, तो रेडियल डायरेक्शन के लिए तो आप तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में चले जाना। ठीक है, जैसे आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाओगे तो आप बोलोगे इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा mv² बाई r। ठीक है, लेकिन अगर आपको टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स को डील करना हो ना, तो उसके लिए बेस्ट है कि आप उसको ग्राउंड फ्रेम से ही डील करो। इस फोर्स के लिए आप ग्राउंड फ्रेम से डील करो, आप कह दो कि इसके पास एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है इस डायरेक्शन में। तो जब भी आपको रेडियल डायरेक्शन में देखना हो, मतलब, ठीक है, तो आप इसको जाओ नॉन इनर्शियल फ्रेम में। ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में ये बहुत हेल्प करेगा आपको। ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में जाकर के आप सोचो, अगर आपको रेडियल डायरेक्शन में सोचना है, और अगर आपको टेंजेंशियल डायरेक्शन में सोचना है तो आप इसको एक काम करो, ग्राउंड फ्रेम से ही सॉल्व करो। ठीक है, ग्राउंड फ्रेम से सोचो, ठीक है, ग्राउंड फ्रेम से। ठीक है, टेंजेंशियल डायरेक्शन के फोर्स को आप हमेशा ग्राउंड फ्रेम में जाकर के सॉल्व करो, और रेडियल डायरेक्शन के लिए आप हमेशा नॉन इनर्शियल फ्रेम में ही जाकर के सॉल्व करो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखो, a rod move with ओमेगा इट इज द एंगुलर वेलोसिटी, देन वी कंक्लूड दैट अगर ये रॉड ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रही है, ये आपके पास पॉइंट ए है, ये आपके पास पॉइंट बी है, तो बस आप एक चीज याद रखना, ठीक है, कि इनका, ठीक है, इनका जो आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, जो इनका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, और जो इनकी एंगुलर वेलोसिटी होगी, वो तीनों क्या होगी, सेम होगी, क्या होगी, सेम होगी। लेकिन डिस्टेंस मूव्ड बाय द पॉइंट बी एंड द वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट बी एंड द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट बी इज ग्रेटर देन द पॉइंट ए। ठीक है, इज ग्रेटर देन द पॉइंट ए। ये कुछ पॉइंट है जो कि आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर ये आपके पास जो रॉड है, अगर ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है, अगर यहाँ पर दो पॉइंट है ए एंड बी, ठीक है, तो इनकी एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा सेम। लेकिन अगर आप लीनियर वेलोसिटी की बात करोगे, ठीक है, अगर आप इनके टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात करो, अगर आप इनके डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस की बात करो, तो वो किसका ज्यादा होगा, बी का ज्यादा होगा ए के लिए, मतलब जो पॉइंट दूर है उसका ज्यादा होगा। ठीक है, वेलोसिटी भी ज्यादा होगा और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी ज्यादा होने वाला है, और डिस्टेंस भी ज्यादा मूव करेगा। वो तो भाई तो यहाँ देख भी रहा है कि डिस्टेंस तो ऑफकोर्स बी वाला पॉइंट ही ज्यादा मूव करने वाला है। अब देखो हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोनिकल पेंडुलम भी बोल देते हैं। ठीक है, कोनिकल पेंडुलम, ठीक है, कोनिकल पेंडुलम। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया कि एक स्ट्रिंग में हमने एक पार्टिकल को यहाँ पर, ठीक है, अटैच कर दिया है, और इसको हमने ओमेगा से रोटेट करा दिया। ठीक है, तो ये अगर यहाँ से थीटा एंगल रोटेट की, तो अगर इट इज द स्ट्रिंग, इसमें टेंशन होगा टी, तो यहाँ पर होगा, अगर इसके फोर्स को रिजॉल्व करो टेंशन के, तो यहाँ आएगा टी कॉस थीटा, ये आएगा टी साइन थीटा। ठीक है, अच्छा, और इसका वेट लग रहा होगा mg। ठीक है, इसका वेट क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। ठीक है, अच्छा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर इफ द मास ऑफ द बॉडी इज m। तो आप कहोगे कि जो आपका टी साइन थीटा होगा,
जो आपका टी साइन थीटा होगा वो बराबर होना चाहिए एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर के, ठीक है। और जो आपका टी कॉस थीटा होगा वो किसके बराबर होगा, एम इंटू जी के। इट इज कॉल्ड द इक्वेशन नंबर 1 और इट इज कॉल्ड द इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब हम बात करते हैं मोशन ऑफ अ मोटरसाइकिलिस्ट ऑन अ कर्व्ड पाथ की, ठीक है। अगर ये, ठीक है, अगर ये जो आपका साइकिलिस्ट है हैव अ मास है मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड v ऑन अ कर्व्ड पाथ एज शोन इन द फिगर। तो सबसे पहली बात आपको ये चीज पता होना चाहिए कि आपका नॉर्मल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। इफ द साइक्लिस्ट, ठीक है, इफ द साइक्लिस्ट डज नॉट लॉस द कंटैक्ट, ठीक है, लॉस द कंटैक्ट। अगर आपका नॉर्मल ग्रेटर देन 0 होगा तो ये जो आपका साइक्लिस्ट है ये इस पाथ को, ये जो कंटैक्ट है यहां से ये लॉस नहीं होने वाला इसका कंटैक्ट, ठीक है। सबसे पहली बात जो यहां पर समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब आप देखो, अगर मैं बात करूं मोशन ऑफ अ साइक्लिस्ट फ्रॉम ए टू बी, अगर आप ए टू बी की बात करो, ठीक है, अगर आप ए टू बी की बात करो, ठीक है, अगर आप ए टू बी की बात करो समथिंग लाइक दैट, ठीक है, दिस इज एंगल इज थीटा, ठीक है, दिस एंगल इज थीटा, जो कि यहाँ पर इसने आपको दिखा रखा है, ठीक है, दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। तो अगर आप ए टू बी की बात करो, जब आप ए टू बी जा रहे हो तो आप सोचो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा आपका अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। आपके पास ये होगा इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, और आपका वेट लग रहा होगा इस डायरेक्शन में एम जी, ठीक है, और ये क्या लग रहा होगा एम जी कॉस थीटा, मतलब कि एम जी का कंपोनेंट एम जी कॉस थीटा और इस डायरेक्शन लग रहा है एम जी साइन थीटा, ठीक है, और आपका फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में एफ, ठीक है, क्या लग रहा होगा एफ। तो आप सोचो जब आप यहां से यहां जा रहे हो तो आप बोलोगे कि आपका जो एन प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, ये किसके बराबर है, ये बराबर है एम जी कॉस थीटा के, किसके बराबर है, एम जी कॉस थीटा के। इसका मतलब कि आपका जो नॉर्मल है वो बराबर है एम जी कॉस थीटा और माइनस का एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है, एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स की बात करूं तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लगेगा, तो आप कहोगे ये लगेगा एम जी साइन थीटा, कितना लगेगा, एम जी साइन थीटा। अब आप सोचो जब आप ए टू बी जा रहे हो तो आपका थीटा डिक्रीज कर रहा है, आपका थीटा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अगर आपका थीटा डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब कि कॉस थीटा जो होगा वो इंक्रीज कर रहा होगा, ठीक है, और आपका जो साइन थीटा होगा वो क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। इसका मतलब आपका जो नॉर्मल फोर्स है, जो कंटेक्ट फोर्स है, अगर कॉस थीटा बढ़ रहा है तो ये भी आपका बढ़ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं मैक्सिमम फ्रिक्शन की, ठीक है, अगर मैं बात करूं मैक्सिमम फ्रिक्शन की तो मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा म्यू इंटू एन, कितना होगा, म्यू इंटू एन। तो अगर आपका नॉर्मल बढ़ रहा है तो आपकी मैक्सिमम फ्रिक्शन भी बढ़ रही होगी, ठीक है। अच्छा, और यहां पर जो फ्रिक्शन चाहिए मतलब एफ, वो क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। तो अगर आप यहां पर देखो, अगर आप ए टू बी के केस में बात करो तो आप देखो आपके लिए जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है, ठीक है, आपके लिए जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन जो आपको चाहिए वो कम है, वो घट रहा है, ठीक है, और जितना आपके पास उपलब्ध है वो बढ़ रहा है। मतलब ए टू बी के केस में आपको बिल्कुल भी खतरा नहीं है कंटेक्ट को लॉस करने का, क्योंकि आपकी रिक्वायर्ड फ्रिक्शन घट रही है, ठीक है, और आपके पास फ्रिक्शन की उपलब्धता बढ़ रही है, क्योंकि आपका नॉर्मल बढ़ रहा है तो आपके पास फ्रिक्शन की उपलब्धता भी बढ़ रही है, क्योंकि वो कितना होगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन जो लग सकता है वो लग सकता है म्यू इंटू एन के बराबर, ठीक है। और चाहिए कितना, मुझे चाहिए एम जी साइन थीटा, जो कि कम हो रहा है क्योंकि थीटा कम हो रहा है। मतलब ए से बी में तो कंटेक्ट लॉस नहीं कर सकता है ये साइक्लिस्ट, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें, ठीक है, अब अगर हम दूसरे की बात करते हैं बी टू सी, ठीक है, अगर मैं बात करूं बी टू सी, ठीक है, अगर आप बात करो बी टू सी, तो आप अगर बी टू सी के केस में देखो, ठीक है, अगर आप बी टू सी के केस में देखो, जब आप बी से सी जा रहे हो, ठीक है, तो वहां अगर आप देखो तो यहाँ पर क्या है, इट इज द नॉर्मल, ठीक है, और एम वी स्क्वायर बाई आर। तो अब अगर आप देखो तो इसका एम जी लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, तो इधर लगेगा एम जी कॉस थीटा, इधर लगेगा एम जी साइन थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, फोर्स एफ, क्या लगेगा, फोर्स एफ। तो अगर आप इस केस में देखो तो आप बोलोगे एन प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन तो देना नहीं है ना आपको, तो एम वी स्क्वायर बाई आर वो किसके बराबर होगा, एम जी कॉस थीटा के बराबर होगा।
ठीक है। अगर आप इस केस में देखो तो आपका नॉर्मल आएगा mg cos थीटा और माइनस का कितना आएगा mv स्क्वायर बाई आर। ठीक है। और अगर आप फ्रिक्शनल फोर्स देखो तो वो कितना आएगा, एट विल बी द mg साइन थीटा। अब आप सोचो, जब आप बी टू सी जा रहे हो तो आपका थीटा बढ़ रहा है। अगर आपका थीटा बढ़ रहा है मतलब कॉस थीटा घट रहा है और साइन थीटा बढ़ रहा है। साइन थीटा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है। अच्छा, अगर आपका कॉस थीटा घट रहा है मतलब आपकी नॉर्मल घट रही है, इसका मतलब आपके पास जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है म्यू इंटू एन के बराबर, जिसको आप बोल रहे हो वो आपकी मैक्सिमम फ्रिक्शन घट रही है। और आपके लिए जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है इट विल बी द इंक्रीजेस बिकॉज साइन थीटा इज इंक्रीजेस। मतलब यहां पर खतरा है। ठीक है, यहां पर आपके पास क्या है, खतरा होगा। ठीक है, आपका खतरा इंक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो फ्रिक्शन उपलब्ध है वो ये है जो कि घट रहा है, और जो फ्रिक्शन चाहिए, जो रिक्वायर्ड है कि ये कंटेक्ट लॉस न करे, वो ये है। ठीक है, mg साइन टेरो जो कि बढ़ रहा है। इसका मतलब यहां पर रिक्वायर्ड फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ रही है और उपलब्ध वाले फ्रिक्शन की वैल्यू घट रही है। इसका मतलब यहां पर कंटेक्ट लॉस हो सकता है, मतलब यहां पर खतरा हो सकता है। ठीक है। अब अगर बात करो D2E की, ठीक है, अब अगर आप बात करो यहाँ पे D2E, ठीक है, अगर मैं अब बात करूं D2E की तो आप D2E का देखो। जब आप D से E की तरफ जा रहे हो तो यहां पर अगर आप देखो तो नॉर्मल यहां पर लग रहा होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, इट इज द नॉर्मल एंड। ठीक है, और यहां पर इस समय आपका mg लग रहा होगा यहां पर इस, ठीक है, एंड इट इज द mg cos थीटा एंड इट विल बी द mg sin थीटा, और इट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो अगर आप इस केस में देखो तो आपका नॉर्मल किसके बराबर है, तो नॉर्मल आपके पास बराबर है mg cos थीटा और प्लस का m इंटू वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, और आपका जो फ्रिक्शन है वो आपके पास बराबर है m इंटू जी साइन थीटा के। ठीक है, यहां पर आपको दिख रहा है कि जब आप D2E मूव कर रहे हो तो आपका थीटा डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब आपका कॉस थीटा इंक्रीज कर रहा होगा और आपका साइन थीटा क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। इसका मतलब नॉर्मल इंक्रीज कर रहा होगा, आपके पास जो मैक्सिमम फ्रिक्शन होगी वो इंक्रीज कर रही होगी और रिक्वायर्ड फ्रिक्शन डिक्रीज कर रही होगी। मतलब यहाँ पर आपका खतरा कम होता जा रहा है। ठीक है, खतरा क्या होता जा रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, डिक्रीज करता जा रहा है। अब बात करते हैं मोशन ऑफ अ पार्टिकल इनसाइड ए स्मूथ कोन। ठीक है, ये आपका क्या है, कोन है, पार्टिकल ऑफ मास सेम इज रोटेटिंग इनसाइड ए स्मूथ कोन इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस r एज शोन इन द फिगर। कांस्टेंट स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज सपोज्ड इज v। ठीक है, तो अगर आप यहां से देखो तो इट इज द mg, तो ये इट इज द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल। तो यहां से अगर आप देखो तो इट विल बी द n cos थीटा। ठीक है, और इस डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, तो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा n sin थीटा। ठीक है, और इस डायरेक्शन होगी इसकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट विल बी द mv स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो यहां पर आप क्या बोलोगे, आपका जो n cos थीटा होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, mg के बराबर होना चाहिए। और आपका जो n sin थीटा होगा, ठीक है, जो आपका n sin थीटा होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, mv स्क्वायर बाई आर के बराबर हो जाएगा। तो यहां पर ये दो इक्वेशन बन सकती है। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं डेथ वेल, अ मोटरसाइकिलिस्ट इज ड्राइविंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑन द इनर सरफेस ऑफ वर्टिकल सिलेंडर, ठीक है, ऑफ रेडियस आर। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द टायर एंड मोटरसाइकिलिस्ट ऑफ द सरफेस ऑफ सिलेंडर इज म्यू। फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी फॉर विच द मोटरसाइकिलिस्ट कैन डू दिस इफ v इज द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिलिस्ट ऑन द मैन ऑफ हिज मास। तो आप यहां पर देखो, आप तो अगर इसकी वेलोसिटी है v, ठीक है, आउटवर्ड में, तो आप यहां से बोलोगे कि जो आपके पास f है दैट इज द रिक्वायर्ड फ्रिक्शन, वो बराबर होगी mg के। ठीक है, और आपका नॉर्मल किसके बराबर है, mv स्क्वायर बाई आर की। ठीक है, इट इज अ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखो तो आपके पास जो मैक्सिमम फोर्स, जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लग सकती है, जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स लग सकती है वो लग सकती है म्यू इंटू एन के बराबर। ठीक है, अगर, ठीक है, फाइंड द मिनिमम वेलोसिटी फॉर इस मोटरसाइकिलिस्ट कैन डू दिस। अगर आपको, अगर इस मोटरसाइकिलिस्ट को इस कंटेक्ट को लॉस नहीं कराना है तो आप ये बोलोगे कि आपके पास जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है, ठीक है, आपके पास जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है म्यू इंटू एन, इट मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू द रिक्वायर्ड फ्रिक्शन म्यू mg। ठीक है, म्यू इंटू एन आपका क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू mg होना चाहिए। मतलब म्यू इंटू mv स्क्वायर बाई आर,
ठीक है, इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू m इंटू जी। तो यहां से अगर आप देखो तो मास से मास आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से आपके पास जो वेलोसिटी आएगी इट शुड बी द ग्रेटर देन आर इक्वल टू म्यू आर जी, सॉरी आर जी बाई म्यू, नॉट म्यू आर जी, इट इज द आर जी बाई म्यू। कितनी आ जाएगी, आर जी बाई म्यू के बराबर आ जाएगी। ठीक है, मतलब अगर आपकी वेलोसिटी अंडर द रूट ऑफ आर जी बाई म्यू से ज्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे ये बाय द वे मिनिमम वेलोसिटी पूछ रहा है, तो अगर आप मिनिमम वेलोसिटी की मैं बात करूं तो वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी द अंडर द रूट ऑफ आर जी डिवाइड बाई म्यू। ठीक है, इट इज द मिनिमम वेलोसिटी फॉर विच द मोटरसाइकिलिस्ट कैन डू दिस। ठीक है, अगर उसकी वेलोसिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू इतना होगी या मिनिमम टू मिनिमम अगर इतना होगी तो ये मोटरसाइकिलिस्ट इस काम को कर लेगा। ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल सर्कल में, ठीक है, मोटरसाइकिल ड्राइविंग द हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑन द इनर सरफेस ऑफ वर्टिकल सिलेंडर आर, ठीक है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू। ठीक है, तो यहां पर इसको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है अगर इसके पास मिनिमम वेलोसिटी इतना है, फिर वेलोसिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू आर जी बाई म्यू। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइक्लिस्ट बेंस टुवर्ड द सेंटर ऑन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, अच्छा, अगर ये, ठीक है, अगर ये आपका साइक्लिस्ट है, अगर ये इस डायरेक्शन में टिल्ट हुआ है, ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा हो कि इस पे स्लिपिंग की डायरेक्शन किस डायरेक्शन होगी, इस डायरेक्शन में स्लिपिंग होने वाली होगी, इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन, जो कि समझ में आ रहा होगा। इसका वेट लग रहा होगा mg। ठीक है, इसका वेट क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। अगर आप इसके वेलोसिटी को ले लो v, तो इस डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा, दैट विल बी द mv स्क्वायर बाई आर, दैट विल बी द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, और ये कंटेक्ट लगा रहा होगा इस पे नॉर्मल फोर्स। ठीक है, अगर यहाँ पर बैलेंसिंग होनी है तो आप कहोगे जो नॉर्मल होगा ये बराबर होना चाहिए mg के, और जो फ्रिक्शन होगा ये आपके पास बराबर होना चाहिए mv स्क्वायर बाई आर के। किसका होना चाहिए, mv स्क्वायर बाई आर के। ठीक है, तो आप कहोगे कि जो यहाँ पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकती है, यहाँ पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकती है वो लग सकती है म्यू इंटू एन के बराबर। ठीक है, अगर यहाँ पर फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है तो, ठीक है, और ये फ्रिक्शन है म्यू इंटू एन, इट मस्ट बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो आप कहोगे म्यू इंटू एन का मतलब म्यू इंटू एम जी, इट सॉरी, हाँ ठीक है, इट विल बी द ग्रेटर देन आर इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। तो यहां से आप क्या बोलोगे कि आपकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, आपकी जो वेलोसिटी है ये क्या होना चाहिए, इट विल बी द लेस देन आर इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ म्यू आर जी। ठीक है, आपकी जो वेलोसिटी होनी चाहिए ग्रेटर देन आर इक्वल टू अंडर द रूट म्यू आर जी होनी चाहिए, ये तो होनी ही चाहिए। ठीक है, ये तो होनी ही चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप एक चीज यहां पर और सोचो ना, अगर आप यहां पर एक चीज और सोचो, यहां पर एक केस और होना चाहिए कि यहां पर इसका लग रहा है फ्रिक्शन F, इस साइड लग रहा है नॉर्मल। ठीक है, एंड अगर आप देखो यहां पर इसका है सेंटर ऑफ मास, जहां से लग रहा है इसका वेट mg, और इस डायरेक्शन से क्या लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट विल बी द mv स्क्वायर बाई आर। ये इसका है सेंटर ऑफ मास, क्या है, सेंटर ऑफ मास। तो इस केस में एक चीज और होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि जो इसका रिजल्टेंट फोर्स है ना, मतलब कहना था कि जो टॉर्क होना चाहिए अबाउट द सेंटर ऑफ मास वो भी जीरो होना चाहिए, वो भी कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो इस केस में mg और mv स्क्वायर बाई आर, क्योंकि ये दोनों सेंटर ऑफ मास से ही पास कर रहे हैं, आपका टॉर्क होता है r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर। ठीक है, r वेक्टर क्रॉस f वेक्टर, मतलब आपका टाउ कितना होगा, दैट विल बी द r f साइन थीटा। ठीक है, तो आप देखो आप इसके अबाउट टॉर्क पूछ रहे हो, ठीक है, और ये दोनों फोर्स भी यहीं से पास हो रही हैं, तो मतलब कि इन दोनों फोर्स का तो टॉर्क इसकी वजह से आने वाला है नहीं, इसके टॉर्क कितना होगा, जीरो। ठीक है, तो अगर आपको यहां पर टॉर्क नहीं आना चाहिए तो ये तभी हो सकता है जब इन दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स हो वो बिल्कुल इसके सेंटर ऑफ मास से ही पास कर जाए। ठीक है, कहां से पास कर जाए, इसके सेंटर ऑफ मास से ही पास कर जाए, तो आप कहोगे कि इस केस में, ठीक है, इस केस में आपका टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास जीरो होगा, जो कि देखो ये यहां पर दिखा रहा है कि इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है शुड बी द पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ मास। किससे पास होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए। ठीक है, और अगर आप इस एंगल की बात करो थीटा, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि आपका जो tan थीटा होगा वो किसके बराबर होगा, tan थीटा आपके पास किसके बराबर होने वाला है, दैट विल बी द f बाई n। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखो तो tan थीटा, ठीक है, tan थीटा इक्वल टू f कितना है, f आपके पास है mv स्क्वायर बाई आर। ठीक है, दैट विल द mv स्क्वायर बाई आर।
इट विल द एम वी स्क्वायर बाई आर, और नॉर्मल आपके पास कितना है एम इंटू जी, तो यहां से एम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से आपके पास जो टेन थीटा है वो किसके बराबर आ जाएगा, वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर जी के। ठीक है, टेन थीटा किसके बराबर आ जाएगा, वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर जी के। ठीक है, अब बात करते हैं सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले केस आता है बाई फ्रिक्शन ओनली। ठीक है, जैसे मान लो अगर ये आपका सर्कुलर पाथ है, ठीक है, इट इज अ सर्कुलर पाथ और इट इज द सेंटर। ठीक है, तो अगर यहां पर आपके पास ये जो वैन आप कुछ भी ले लो, अगर ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है और इसको मैं क्या बोल दे रहा हूं, कांस्टेंट। क्या बोल दे रहा हूं, कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां से जो एक चीज समझ में आती है, ठीक है, यहां से जो एक चीज समझ में आती है कि इस पे जो फ्रिक्शन लगने वाला है वो किस डायरेक्शन लगेगा, टुवर्ड्स द सेंटर, दैट विल बी द फ्रिक्शनल फोर्स जो कि यहां पर एक्ट करेगा। ठीक है, जो कि यहां पर एक्ट करेगा, और इसको बैलेंस कौन करेगा, तो ये बैलेंस करेगा किसको, इसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, एम बी स्क्वायर बाई आर। किसको बैलेंस करेगा, एम बी स्क्वायर बाई आर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यहां पर ये बैलेंस करेगा। ठीक है, तो यहां पर आप बोलोगे कि जो आपका रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है वो बराबर होना चाहिए एम बी स्क्वायर बाई आर के। इसके बराबर होना चाहिए एम बी स्क्वायर बाई आर के। अगर इस सर्कुलर पाथ पे ये जो आपकी वैन पार्टिकल कुछ भी हो, अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो आपका जो फ्रिक्शन होना चाहिए वो एम बी स्क्वायर बाई आर के बराबर होना चाहिए। तो अगर आप इस वेलोसिटी की बात करो तो मैं कहूंगा जो फ्रिक्शन चाहिए वो मैक्सिमम से कम होनी चाहिए, और मैक्सिमम कितना लग सकता है, आप कहोगे म्यू इंटू है। कितना लग सकता है, म्यू इंटू एन। तो यहां से आप क्या लिखोगे कि एम भी स्क्वायर बाई आर इज शुड बी लेस देन आर इक्वल टू म्यू एम जी। तो यहां से आपके पास जो वेलोसिटी आ जाएगी, इट शुड बी लेस देन आर इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ म्यू आर जी। ठीक है, आपके पास जो वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, अंडर लेस देन आर इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ म्यू आर जी। ठीक है, अच्छा तो बात करते हैं बाई बैंकिंग ऑफ रोड ओनली। ठीक है, मतलब यहां पर फ्रिक्शन कितना है, जीरो है। फ्रिक्शन कितना है, जीरो है। तो ये जो बोल रहा है फ्रिक्शन इज नॉट ऑलवेज रिलायबल एट सर्कुलर टर्न इफ हाई स्पीड एंड शार्प टर्न आर इन्वॉल्व टू अवॉइड द डिपेंडेंस ऑन द फ्रिक्शन द रोड। ठीक है, तो बस हमको यहां पर ये देखना है कि अगर यहां पर फ्रिक्शन नहीं है तो मुझे कितनी वेलोसिटी यहां पर चाहिए इस कार की। अगर मैं अभी पर ले लेता हूं कि ये वेलोसिटी कितनी है, v है। कितनी है, v है। तो यहां पर देखो आपके पास एंगल ऑफ बैंकिंग दे रखा है, दैट विल द थीटा। ठीक है, तो अगर आप मान लो इसकी वेलोसिटी है v, कितनी है v, तो आप कहोगे इस पे एक लग रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट विल बी द एम बी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, एम बी स्क्वायर बाई आर। और अगर आपके पास ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी आपके पास क्या होगा, थीटा ही होगा। ठीक है, तो यहां पर नॉर्मल का कंपोनेंट आएगा एन कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में आपके पास क्या आ जाएगा, एन साइन थीटा। ठीक है, एन साइन थीटा। तो आपका जो एन साइन थीटा होगा वो तो आपके बैलेंस कर रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दैट विल बी द एम बी स्क्वायर बाई आर के, और जो आपका एन कॉस थीटा होगा वो किसको बैलेंस कर रहा होगा, एम जी के। ठीक है, फ्रिक्शन है नहीं। तो अगर आप यहां पर देखो, इट इज द इक्वेशन नंबर 1, इट इज द इक्वेशन नंबर 2। अगर आप 1 डिवाइड बाई 2 करो तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा कि आपका जो टेन थीटा होगा वो बराबर आ जाएगा वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर जी के। तो यहां से आपके पास वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, दैट विल बी द अंडर द रूट ऑफ आर जी टेन थीटा। मतलब अगर आप इतनी वेलोसिटी दो, अगर आप इतनी वेलोसिटी दो तो यहां पर आपके पास फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, नॉर्मल ही आपका क्या कर देगा, इस वैन को टर्न करा देगा। ठीक है, यहां पर फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपके पास इतनी वेलोसिटी इस कार की है तो। ठीक है, अब बात करते हैं बाई फ्रिक्शन एंड बैंकिंग ऑफ रोड बोथ। मतलब यहां पर अगर फ्रिक्शन इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, और रियलिटी में भी आपको ऐसा ही सरफेस मिलने वाला है जहां पर फ्रिक्शन आपका जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ फ्रिक्शन जीरो नहीं है तो इट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन, क्योंकि अगर इसकी वेलोसिटी है v, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, लग रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस डायरेक्शन में, दैट विल बी द एम बी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, एम बी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो इस डायरेक्शन क्या लग रहा होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा, एम बी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, और इट इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शन। इस डायरेक्शन में क्या लग रही होगी, फ्रिक्शनल फोर्स लग रही होगी F। अब अगर आप देखो
अब अगर आप देखो तो अगर ये एंगल थीटा तो आपको होगा ये एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा। ठीक है, ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। ठीक है, अच्छा ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा होगा। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, ये भी थीटा ही होगा। तो यहां से अगर आप देखो तो आपको हो गया आपका जो नॉर्मल होगा, इट इज द वेट दैट विल बी द m इंटू जी। तो आपका जो नॉर्मल होगा, अगर बैलेंसिंग होनी है तो नॉर्मल आपके पास बराबर होगा एम जी कॉस थीटा और प्लस का एम भी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा। ठीक है, और जो आपकी रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है एफ, वो किसके बराबर होनी चाहिए, तो यहां से आप देखो तो एफ आपका बराबर होगा दैट विल बी द एम भी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा और माइनस का एम जी साइन थीटा। ठीक है, माइनस का एम जी साइन थीटा ना, यहाँ पर इस डायरेक्शन से कंपोनेंट आएगा एम जी साइन थीटा, तो फ्रिक्शन बराबर होगा एम बी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा माइनस एम साइन। ठीक है, अब ये जो फ्रिक्शन है, ठीक है, ये जो फ्रिक्शन है आपके पास एम बी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा माइनस का एम जी साइन थीटा, ठीक है, ये क्या होगा, लेस देन होगा किससे, म्यू इंटू एन से, और नॉर्मल आपके पास किसके बराबर है, तो एम जी कॉस थीटा और प्लस का एम भी स्क्वायर बाई आर और इंटू का साइन थीटा। ठीक है, इंटू का साइन थीटा। ठीक है, तो अगर आप यहां से देखो, ठीक है, अगर आप यहां से देखो तो आप क्या बोलोगे कि एम भी स्क्वायर बाई आर कॉस थीटा माइनस का म्यू एम भी स्क्वायर बाई आर साइन थीटा इट लेस देन आर इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा और प्लस का एम जी साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से अगर आप v स्क्वायर बाई आर को कॉमन ले लो तो यहां से अगर आप देखो तो मास आपके कैंसिल ही हो जाने वाले हैं, मास मास। ठीक है, तो यहां से v स्क्वायर बाई आर आपके पास कितना आ जाएगा, कॉस थीटा और माइनस का म्यू साइन थीटा। ठीक है, और इट विल लेस देन आर इक्वल टू, अगर यहां से आप g को कॉमन ले लो तो आपके पास आ जाएगा म्यू कॉस थीटा और प्लस का साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी लेस देन आर इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ g इंटू आर म्यू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और डिवाइड बाई कॉस थीटा और माइनस का म्यू साइन थीटा। ठीक है, मतलब आपके पास जो मैक्सिमम वेलोसिटी आने वाली है वो किसके बराबर आ जाएगी, g इंटू आर म्यू कॉस थीटा, ठीक है, प्लस g साइन थीटा। ठीक है, और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, कॉस थीटा और माइनस का म्यू साइन थीटा। ठीक है, अगर आपके पास फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो आपकी जो वेलोसिटी होनी चाहिए मैक्सिमम वो इसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है, इसके बराबर होनी चाहिए। और यहां पर आपका जो v मिनिमम होता है ना वो रियलिटी में 0 होता है। क्यों, क्योंकि आपका जो ये एंगल ऑफ बैंकिंग है ना, इट इज द एंगल ऑफ बैंकिंग जिसको मैं बोल रहा हूँ थीटा, ये आपका एंगल ऑफ बैंकिंग आपका एंगल ऑफ रिपोज से कम ही होता है। ठीक है, इट इज द लेस देन एंगल ऑफ रिपोज, इट इज द लेस देन एंगल ऑफ रिपोज। ये आपका एंगल ऑफ रिपोज से कम होता है, तो इन द रियलिटी आपकी v मिनिमम 0 ही होती है आपके पास। इट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी जो कि यहां पर आएगी। ठीक है, तो आपको ये वेलोसिटी रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। ठीक है, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m टाइड टू अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ r revolved in a vertical circle with center O at the other end of the string as shown in the figure. At all the position of the body there are two forces acting on it, one its weight and other is the tension in the string. ठीक है, अच्छा तो अगर मैं यहाँ पर देखो, इट इज द पॉइंट ए, इट इज द पॉइंट, अगर आप यहाँ पर ले लो इट इज द पॉइंट सी, इट इज द पॉइंट ए। यहाँ पर अगर वेलोसिटी है वी बी, यहाँ पर वेलोसिटी है वी ए और यहाँ पर वेलोसिटी होगी वी सी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखो केस 1 व्हेन द बॉडी इज ए टॉप ए ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो व्हेन द बॉडी एट टॉप ऑफ द सर्कल, तो जो नेट फोर्स होगा टूवर्ड्स द सेंटर, अगर आप यहाँ पर देखो, ठीक है, अगर आपने
इट इज द टेंशन, मतलब आपने इसको क्या किया, एक रस्सी से यहाँ पर इसको कनेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो टेंशन लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो आप कहोगे टी प्लस एम जी जो होगा वो किसके बराबर होगा, एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर होना है। मतलब कि जो टेंशन होगा एट ए वो किसके बराबर होगा, तो एम वी ए स्क्वायर डिवाइड बाई आर और माइनस का एम इंटू जी, ठीक है। अच्छा, आपको अगर आप देखो तो वी ए क्या, इट इज द स्पीड ऑफ द बॉडी एट टॉप ऑफ द ए। तो अगर आपकी कोई बॉडी, ठीक है, अगर ये आपका यहाँ पर सर्कुलर करने वाला है ना, इसका मतलब टेंशन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो आपका होना पड़ेगा एट एवरीवेयर, ठीक है, एट एवरीवेयर, ठीक है। एट एवरीवेयर आपका जो टेंशन होगा इट विल बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, तो इसको होना ही होना पड़ेगा, ठीक है। और ये जीरो भी कहीं नहीं हो सकता, अगर जीरो होगा भी तो इस पॉइंट पर होगा, एट द टॉप मोस्ट ऑफ द पॉइंट, ठीक है। अगर यहां पर टेंशन जीरो हो जाएगा, ठीक है, तो यहां पर जो इसके पास ये वेलोसिटी है ना, ड्यू टू दिस वेलोसिटी ये यहां से सर्कुलर मोशन कर लेगा, ठीक है। तो अगर वेलोसिटी, पहले बात तो टेंशन एट एवरीवेयर इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और अगर कहीं पर जीरो होगी भी तो इस पॉइंट पर होने वाली है, बी ए पॉइंट पे। मतलब अगर यहां पर अगर आप देखो तो आपके पास जो टेंशन होगा एट ए इट विल द ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, तो यहां से आप कहोगे कि एम वी ए स्क्वायर बाई आर ये होगा ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। तो यहां से वेलोसिटी एट ए जो आ जाएगी इट विल द ग्रेटर देन आर इक्वल टू इट इज द एम इंटू जी। तो यहां से मास कैंसिल आउट हो जाएगा, इट विल द ग्रेटर देन आर इक्वल टू आर इंटू जी। अगर इसको सर्कल करना है तो ए पर वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू आर जी होनी चाहिए। और अगर आप यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी की बात करो एट ए जो होगी तो आपको होगी वो बराबर होगी अंडर द रूट ऑफ आर जी। किसके बराबर होगी, अंडर द रूट ऑफ आर जी के बराबर होगी। इट इज द मिनिमम वेलोसिटी है फॉर विच द पार्टिकल, ठीक है, टू कंप्लीट द सर्कुलर मोशन, ठीक है। और अगर आप बी टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करो यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इट इज द टेंशन, यहाँ पर लग रहा होगा एम जी, ठीक है। तो और यहाँ पर इस डायरेक्शन क्या लग रहा होगा, एम वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पर क्या होगा, आपके पास जो टेंशन है वो बराबर होगा एम इंटू वेलोसिटी ऑफ वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर और प्लस एम जी के। अगर मैं बात करूं इस वेलोसिटी वी के बारे में एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट फॉर विच इट कंप्लीट द सर्कल, तो आप क्या बोलोगे, आप देखो मैं यहाँ पर एनर्जी कंजर्व कर रहा हूं पॉइंट ए टू पॉइंट बी के बीच में, ठीक है, पॉइंट ए टू पॉइंट बी के बीच में। तो आपको इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, ठीक है, इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, मतलब कि डिक्रीज होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। और जो काइनेटिक एनर्जी में डिक्रीज हो रहा है इट विल बी किसके बराबर होगा, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो हाफ एम इंटू वेलोसिटी एट बी का स्क्वायर माइनस हाफ एम इंटू वेलोसिटी एट ए का स्क्वायर इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो एम जी और इंटू का टू आर, ठीक है, एम जी इंटू का टू आर। तो अगर आप यहां से देखो तो मास एम और एम कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो वेलोसिटी ऑफ बी का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी एट ए का स्क्वायर जो होगा इट विल बी द इक्वल टू, इट विल द इक्वल टू 4GR, ठीक है। तो वेलोसिटी एट बी वो किसके बराबर हो जाएगा, तो 4GR और प्लस का VA, इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, GR, ठीक है, GR। तो यहां से भाई यहां पर स्मॉल आर में ले रहा हूं तो इसको स्मॉल आर में ही लिख देते हैं, ठीक है। तो यहां से आपके पास ये आ जाएगी GR और इट इज अ GR, ठीक है। तो VA ये बराबर होगा √5GR, इट इज द मिनिमम वेलोसिटी एट ए, ठीक है, इट इज द मिनिमम वेलोसिटी, सॉरी इट इज द मिनिमम वेलोसिटी एट बी फॉर कंप्लीट द सर्कुलर पाथ। तो मतलब आपके टॉप बॉटम मोस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होनी चाहिए इट विल बी द ग्रेटर देन आर इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 5GR। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब आप देखो यहां पर कुछ नोट लिखा गया है कि व्हेन अ बॉडी मूव इन अ वर्टिकल सर्कल द स्पीड डिक्रीजेस एज इट गोज अप एंड इंक्रीज एज इट गोज डाउन, हेंस द बॉडी हैज ए नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज डिफरेंट पोजीशन, ठीक है, ऑफ द बॉडी ऑन द सर्कल, द टेंशन इज
minimum when the body is the top of the circle and maximum when it is the bottom of the circle। ठीक है, वही मैं बात कर रहा था कि आपका जो टेंशन होना चाहिए इट विल ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 एट एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट। ठीक है, और आपकी सबसे मिनिमम टेंशन आने वाली है बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पे। तो अगर टेंशन ये 0 होगी भी तो बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पर 0 होने वाली है, उसके पहले आपकी टेंशन 0 होने वाली नहीं है। ठीक है, अगर उसको सर्कुलर पाथ करना है तो, अगर उसको सर्कुलर पाथ करना है तो, ठीक है, क्योंकि सबसे मिनिमम टेंशन आपका टॉप मोस्ट पॉइंट पर होने वाला है। ठीक है, अच्छा, और अगर मैं इस पॉइंट सी के बारे में बात करूं तो यहां पर भी आप बात कर सकते हो। ठीक है, इसमें लग रहा होगा टेंशन इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसका वेट लग रहा होगा दैट विल बी द m इंटू जी, और इस डायरेक्शन में इसके पास लग रहा होगा एम भी स्क्वायर बाई आर। तो सिंपल यहां पर जो टेंशन होने वाला है वो बराबर होगा एम बी स्क्वायर बाई आर के। और वेलोसिटी एट सी यू कैन फाइंड, कैसे आप निकाल सकते हो? बाय यूजिंग द एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, आप क्या बोलोगे कि हाफ एम इंटू वेलोसिटी एट बी का स्क्वायर माइनस हाफ m इंटू वेलोसिटी एट सी का स्क्वायर, जो बराबर होगा वो बराबर होगा m इंटू जी इंटू आर के। ठीक है, जनरल पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, ठीक है, अगर किसी जनरल पॉइंट पे आपको टेंशन निकालने को आ जाए, अगर किसी जनरल पॉइंट पे आपको टेंशन निकालने को आ जाए, ठीक है, तो आप ये देखो, अगर आप किसी एंगल थीटा पर बात करो, ठीक है, तो ये इसकी लग रही होगी एम जी। ठीक है, एम जी लग रही होगी कुछ इस डायरेक्शन में। अगर ये यहां से थीटा एंगल होगा तो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा। ठीक है, ये एंगल में कितना होगा? थीटा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लग रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, और इट इज द टेंशन टी। तो इस पॉइंट पर जो टेंशन होगा वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा एम जी कॉस थीटा और प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, और अगर आप इस वेलोसिटी v की बात करो तो आप लिखोगे हाफ m इंटू यू स्क्वायर, अगर आपके पास इनिशियल वेलोसिटी u है तो, और माइनस हाफ इंटू वी स्क्वायर डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आप इस हाइट h की बात करो जो ये ऊपर गया, ठीक है, तो आपको पता है ये रेडियस कितनी है? r। कितनी है? r है। ठीक है, अच्छा, और ये जो लेंथ है इट इज आल्सो इक्वल टू r, और ये एंगल आपके पास कितना है? थीटा। तो ये जो लेंथ होने वाली ये कितनी होगी? तो ये होगी आपके पास r cos थीटा, मतलब इंटू h। ठीक है, तो हाफ m इंटू यू स्क्वायर माइनस हाफ m इंटू वी स्क्वायर और इक्वल टू m इंटू जी। h कितना है? तो h आपके पास है r माइनस r cos थीटा। ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ये टोटल है आपके पास r। ठीक है, यहां से लेकर के यहां तक आपके पास अगर ये r है तो आप सोचो ये हाइट कितनी होगी अगर ये एंगल थीटा है बाय यूजिंग द पाइथागोरस। ठीक है, जो आपका cos थीटा होगा वो कितना होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां से आपके पास ये आ जाएगा r cos थीटा। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा? यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ जी आर, और ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, तो यहां से वेलोसिटी v स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? u स्क्वायर और माइनस का 2gr। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, तो यहां से आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी? अंडर द रूट ऑफ u स्क्वायर और माइनस का 2gr और 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, तो बस आपके पास वेलोसिटी आ गई, देन यू कैन फाइंड द टेंशन एट द पॉइंट ऑफ दिस। ठीक है, तो बस आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन में कुछ चीजों का ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आप अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करोगे आपकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, सबसे मिनिमम टेंशन कहाँ होता है? एट द टॉप मोस्ट पॉइंट, और सबसे मैक्सिमम टेंशन कहाँ होता है? एट द लोअर मोस्ट पॉइंट। और फॉर द वर्टिकल सर्कुलर मोशन टेंशन एट एवरीवेयर इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, और अगर सबसे मिनिमम यहाँ होती है तो अगर टेंशन कभी 0 होगी भी तो वो टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगी। अगर उसके पहले कहीं टेंशन 0 हो गया तो ये जो आपका पार्टिकल है ये पूरा सर्कुलर करने वाला नहीं है। ठीक है, ये अपने पाथ को छोड़ देगा अगर टेंशन 0 हो गया टॉप मोस्ट पॉइंट से पहले ही तो। ठीक है, अच्छा, अभी तो ठीक है, अब ऐसा ये यहां भी कर सकता है। ठीक है, मान लो कि यहां पर स्ट्रिंग ने लगा करके ऐसे सीधे एक बॉल रख दी, ठीक है, और इसको इसने यू वेलोसिटी दे दी, तो यहां पर क्या हो गया? बस यहां पर क्या हो जाएगा कि यहां से नॉर्मल लगने लगेगा। ठीक है, पहले क्या लग रहा था? टेंशन, अब क्या लगने लगा? नॉर्मल।
ठीक है, और पूरा कंसेप्ट आपका वही चलने वाला है यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कंडीशन ऑफ लूपिंग द लूप। अगर आपका ये जो बॉडी है m, इसको मैं कितना वेलोसिटी दूं कि ये कंप्लीट सर्कल कर जाए, तो आप कहोगे मिनिमम तो आपको √5gr देना ही है, ठीक है, मिनिमम आपको √5gr देना ही होगा। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो इसके पास वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, √gr के बराबर होगी। तो आपकी जो वेलोसिटी होनी चाहिए इनिशियली, इट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 5gr, ठीक है, अगर इसको आपको कंप्लीट कराना है तो। और कंडीशन टू लीविंग द सर्कल, अगर ये क्या कंडीशन हो कि ये सर्कल को लीव कर दे, अगर आपकी वेलोसिटी, ठीक है, अगर आपकी वेलोसिटी √2gr से, ठीक है, √2gr से अंडर द रूट ऑफ 5gr के बीच में होगा, ठीक है, अंडर द रूट ऑफ 5gr के बीच में होगा, तो ये पूरा सर्कल नहीं करने वाला है, मतलब यहां कहीं पर ये कांटेक्ट छोड़ देगा। ऑफ कोर्स इसकी वेलोसिटी तो जीरो नहीं होगी, ठीक है, वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन अगर इसने कांटेक्ट छोड़ दिया, ठीक है, अगर इसने कांटेक्ट छोड़ दिया मतलब नॉर्मल इक्वल टू जीरो, ठीक है। और कंडीशन फॉर ऑसिलेशन, अगर आपकी वेलोसिटी 0 से √2gr तक है, ठीक है, यहां पर इक्वल, अगर √2gr के बराबर भी है फिर भी ये क्या करने वाला है, ऑसिलेशन ही करने वाला है, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन है जो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास वेलोसिटी ग्रेटर देन √5gr है तो ये कंप्लीट करने वाला है, अगर √2gr से 5gr के बीच में है तो ये कंप्लीट नहीं करेगा, ठीक है, ये एक हाइट पर जाकर के कंटेक्ट को लीव कर देगा, और जो हाइट होगी इट विल बी द ग्रेटर देन r, ठीक है, और जहां पर कंटेक्ट को लॉस करेगा वहां पर नॉर्मल आपका होने वाला है 0। इट इज द कंडीशन टू लिविंग द सर्कल, और इट इज द कंडीशन टू ऑसिलेशन। अगर ये ऑसिलेट कर रहा है तो आपकी जो वेलोसिटी होगी वो 0 से √2gr के बीच में होगी, और इस केस में आपका जो h होगा इट विल द लेस देन और इक्वल टू r, ठीक है, इट विल द लेस देन और इक्वल टू r, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एट a एंड स्लाइड ऑन अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक व्हिच एंड इन अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r। इफ h इक्वल टू 6r, फाइंड द स्पीड ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट रीचेस c as shown in the figure and what is the force exerted on the body by the track when is at c। ठीक है, तो यहाँ पर इसको लेके आना है ना, ठीक है, तो यहाँ पर अभी इस बॉडी आपकी रेस्ट पर है, मतलब वेलोसिटी एट a कितना है, आप कहोगे 0, कितनी है 0, तो आप कहोगे जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी होगा हाफ m इंटू वेलोसिटी एट c का स्क्वायर माइनस 0, इट विल बी द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आप यहाँ से हाइट की बात करो, दिस हाइट, तो आप कहोगे ये किसके बराबर होगी, तो ये आपके पास बराबर होगी 5r के ना, तो ये हो जाएगा m इंटू g और ये हो जाएगा 5r, ठीक है। तो अगर आप यहां से देखो तो m से m आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वेलोसिटी जो आ जाने वाली है c पे वो किसके बराबर आ जाएगी, वो बराबर आ जाएगी 10gr के, ठीक है, 10gr के। तो अगर आप यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर ये सरफेस इस पे फोर्स लगा रही होगी दैट विल बी द नॉर्मल फोर्स, और इस डायरेक्शन में लग रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, ठीक है, और इसका वेट लग रहा होगा ऐसे डाउनवर्ड mg। बाय द वे आपसे वो इस फोर्स के बारे में जानना चाहता है, तो जो आपका नॉर्मल होगा वो किसके बराबर होगा, तो m इंटू 10gr और डिवाइड बाई r के, तो वो किसके बराबर हो जाएगा 10 टाइम्स ऑफ mg, ठीक है, 10 टाइम्स ऑफ mg के बराबर होगा, ठीक है।